हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में इंडिया इंट्रोड्यूस करता है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के कहने पर, क्योंकि उन्होंने $7 बिलियन का लोन अमाउंट हमें देने का जो वादा करा था, तो वो वादा जो था वो उन्होंने पूरा करा, लेकिन उसके साथ कुछ शर्त रखी कि आपको अपनी इकोनॉमी के दरवाजे खोलने पड़ेंगे, प्राइवेट सेक्टर को आगे करना पड़ेगा, और किसी भी प्राइवेट सेक्टर के पर्सन को अगर फॉर्म्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज अगर ओपन करनी है तो लाइसेंसिंग वाला जो सिस्टम है, लाइसेंस परमिट कोटा राज सिस्टम जो हमारे देश में चलता था, उसको ख़त्म करा जाए। हमने ये पढ़ा था कि हमने एक चीज़ प्रिसाइजली कहना सीखी थी कि हमें कभी भी लॉजिकल पर्सपेक्टिव से बात करते हुए, आंसर लिखते हुए एलपीजी रिफॉर्म नहीं बोलना चाहिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 बोलना चाहिए। बिकॉज एनईपी के अंदर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंदर दो चीज़ें होती हैं, है ना, कि जब हम बात करते हैं दो तरह के रिफॉर्म्स बेसिकली इसके अंदर आए थे, रिफॉर्म मेजर्स लिए गए थे। एक हमने पढ़ा था स्टेबलाइजेशन मेजर्स, जो कि शॉर्ट टर्म मेजर्स होते हैं, और दूसरे हमने पढ़े थे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स। जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स हैं वो तीन कैटेगरी में फॉल करते हैं, और उन तीन कैटेगरी का नाम है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इस लेक्चर में हम लोग शुरुआत करते हैं लिबरलाइजेशन से। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? एक तरीके से इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज को लिबर्टी देना। अभी तक वो लिबर्टी उनकी किस चीज़ से बंधी हुई थी? इंडस्ट्रीज को, फर्म्स को, फैक्ट्रीज को लिबर्टी किस चीज़ से नहीं मिल रही थी? वो लिबर्टी उनकी किस चीज़ से बंधी हुई थी? लाइसेंस परमिट कोटा राज सिस्टम से, है ना। तो जैसा कि राइटर आपको बोल रहा है कि जैसा कि हमने शुरुआती दौर में पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर, कि जो रूल्स और जो लॉज थे विच वर एम्ड एट रेगुलेटिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ये एक मेजर रुकावट थे, हाइंड्रेंस थे इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और वो रूल्स और लॉज किस फॉर्म में थे कि इंडस्ट्रीज जो हैं उनको आसानी से लाइसेंस मिलता नहीं था, मिलता भी था तो उनको बोला जाता था रूरल एरियाज में जाकर सेटअप हो। चलो, रूरल एरियाज की कंडीशन ही हो, लाइसेंस भी मिल गया, तो वो कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्पेशली गुड्स, टेंजिबल आइटम्स, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थे। तो लिबरलाइजेशन को इंट्रोड्यूस करा गया टू पुट एन एंड टू दीज रिस्ट्रिक्शंस, और इकोनॉमी के बड़े सारे सेक्टर्स को खोला गया, ओपन करा गया। तो राइटर यहां पर आपको बोल रहा है दो अ फ्यू लिबरलाइजेशन मेजर्स वर इंट्रोड्यूस इन 1980s। कुछ लिबरलाइजेशन मेजर्स 1980s में इंट्रोड्यूस कर दिए गए थे इन एरियाज ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, फिजिकल पॉलिसी एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लेकिन जो रिफॉर्म पॉलिसीज आती है 1991 के बाद, यानी कि 1991 के बाद जो लिबरलाइजेशन मेजर्स इंट्रोड्यूस करे गए वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव थे। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, 1980s के इनिशियल एरा के अंदर अगर हम 1984 की बात करें तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी को गोली लग चुकी थी, और उनके बेटे राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। आपने अक्सर सुना होगा जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो वो देश में टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, उसका आगमन करवा रहे थे दूसरे देशों से, और उस क्षेत्र में उन्होंने नींव रखी थी कंप्यूटर्स की और कंप्यूटर सिस्टम की भारत के अंदर। कभी आपने ये चीज़ सुनी है? और ऑपोजिशन पार्टी से उनका बहुत विरोध करा था कि टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं, कंप्यूटर लेकर आ रहे हैं, अलग अलग तरह के विज्ञान और तकनीकी जो है वो लेकर आ रहे हैं, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की जो जॉब है वो चली जाएगी। लेकिन आज आप देख लो, हमारी इकोनॉमी का पूरा सिस्टम डिजिटल इकोनॉमी से डिराइव होता है और उसी पर बेस्ड है। तो अब आप कहोगे कि सर 1984 में या 1980s में आप ये कैसे बता रहे हो कि कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस हो गए थे, जबकि हम एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी रिफॉर्म्स या फिर एलपीजी रिफॉर्म्स को तो 1991 में पढ़ते हैं। तो देखो, ऐसा भी नहीं था कि भारत जो है पूरा का पूरा 100% तरीके से 1991 का ही वेट करता रहा अपनी इकोनॉमी को खोलने के लिए। जब लॉस मेकिंग प्रक्रिया हमारे देश ने शुरू कर दी
और पॉलिटिकल लीडर्स को और इकोनॉमिस्ट को इस समझ में आ गया कि हमें एक्सपोर्ट को बढ़ाने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो धीरे धीरे करके दरवाजे खुलना शुरू हो गए थे। वो जो $7 बिलियन की बात है और पूरी तरीके से इकोनॉमी के अंदर रिफॉर्म्स लाने की बात है एलपीजी रिफॉर्म्स के नाम पर, जब हालत पूरी की पूरी 1980s के एंड में जाते जाते चरमरा गई थी, तब हमें अप्रोच करना पड़ा आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को। ठीक है, ये चीज क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो लेट अस स्टडी सम इंपॉर्टेंट एरियाज सच एज इंडस्ट्रियल सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, टैक्स रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स एंड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स, जिनको 1991 के बाद बहुत इंपॉर्टेंस मिली। हाँ, उनमें ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं मयूर के। हमने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को थोड़ा सा लिबरल करना शुरू कर दिया था। हमने एक्सपोर्ट के साथ साथ अपनी इंपोर्ट पॉलिसी भी शुरू कर दी थी। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए हमने दरवाजे इस कदर खोल दिए थे कि दुनिया भर में जो भी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह बन रही हैं, उनका आगमन, उनका इंट्रोडक्शन देश में आना शुरू हो गया था। हमने कुछ फिजिकल पॉलिसी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ रिफॉर्म पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करी, लेकिन ये जस्ट इंट्रोड्यूस हुई थी। आप जानते हो कि किसी भी चीज़ की नींव जब रखी जाती है, उसका असर आने के लिए काफ़ी सारे सालों का समय लगता है। ईशा माइक बंद करो अपना। उसके लिए काफ़ी सारे सालों का समय लगता है। वो जो बीज बोया जाता है, उसको सैपलिंग या प्लांट बनने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। अब जब 1980s में मयूर ये चीज़ शुरू करी गई, तो हालत तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब हम इतना वेट नहीं कर सकते थे कि हमारे पॉलिसी रिफॉर्म मेजर्स जो हैं वो कुछ चेंजेस लेकर आएंगे, है ना, और उनका असर देखने को मिलेगा। हम आर्थिक तंगी से बहुत ज़्यादा जूझ रहे थे, इसलिए हमने टाइम वेस्ट ना करते हुए और ये सारे रिफॉर्म मेजर जो धीरे धीरे कर रहे थे, इसका फल हमें कब मिलेगा इसका इंतज़ार ना करते हुए इमीडिएटली हमने अप्रोच कर दिया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को, और उनसे हम लोन लेकर आ गए। और उन्होंने भी शर्तें ऐसी रखी कि भारत जो है वो लॉस मेकिंग देश है, बीओपी क्राइसिस से जूझ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स उसके ध्वस्त हो चुके हैं, तो अगर इसने लोन अमाउंट ले भी लिया, मैंने आपको बताया था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो वो वेस्ट कर देगा। तो उसने कंडीशन ये रखी कि भाई साहब देखो, हम तो ऐसा अपना पैसा वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बात इंटरेस्ट की नहीं है कि ठीक है भाई हम आपको लोन दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं ब्याज का लालच तो हमारे मन के अंदर है, लेकिन आप अगर आप मूल रकम भी वापस नहीं कर सकोगे और आपकी छवि ऑलरेडी इंटरनेशनली बहुत ख़राब हो चुकी है, भारत के लीडर से बोला आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि आप प्रॉफिटेबल बनो। प्रॉफिटेबल बनने के लिए आपको अपने एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो एलपीजी रिफॉर्म्स, क्या हो गया? हाँ, वो चुका दिया हमने। हाँ, वो चुका दिया हमने। तो एलपीजी रिफॉर्म्स मेजर्स के अंदर जो लिबरलाइजेशन मेजर्स है, उसके अंदर अब हम सब पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आई, क्या क्या रिफॉर्म्स हैं। नंबर 1, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। भारत के अंदर रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो हैं वो बहुत सारी तरीक़ों से एनफोर्स करे जाते थे, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जिसके अंतर्गत ये हेडिंग्स हैं आपकी, सबसे पहली हेडिंग है आपकी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, जिसके अंतर्गत हर एक एंटरप्रेन्योर को परमिशन लेनी पड़ती थी सरकारी अधिकारियों से, एक फर्म को स्टार्ट करने के लिए, एक फर्म को क्लोज करने के लिए, और ये डिसाइड करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ गुड्स उनके फर्म या उनकी फैक्ट्री, उनकी इंडस्ट्री के द्वारा प्रोड्यूस करा जा सकता है। और पहले वाले पॉइंट को हम बहुत बखूबी तरीके से बोल सकते हैं लाइसेंसिंग परमिट कोटा सिस्टम, है ना, दोनों चीज़ें इसके अंदर। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं करा जाता था बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में, बहुत सारे क्षेत्रों में, और ये किससे रेगुलेट होता था? थ्रू आईपीआर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन। फिर कुछ जो गुड्स हैं वो सिर्फ प्रोड्यूस करे जा सकते थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हर तरीके के गुड्स, A to Z गुड्स, जो कि जिसकी डिमांड होती है नेशनल इकोनॉमी के अंदर, उनकी पूर्ति कर सकता है? बताओ, नहीं ना। और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से सेटअप हुई थी श्रेया? कार्वे कमेटी। एंड कंट्रोल्स ऑन प्राइस फिक्सेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। यानी कि ये वाला पॉइंट हमने आईपीआर के अंदर नहीं पढ़ा और ना ही लाइसेंसिंग परमिट कोटा सिस्टम के अंदर पढ़ा, क्योंकि उसका पार्ट नहीं था। अलग से आपको पॉइंट बताया जा रहा है। अभी तक आप क्या जानते हो
लाइसेंस मिलेगा लिमिटेड नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज को। दूसरा पॉइंट आप इसके बियॉन्ड ये जानते हो कि उनकी प्रोडक्शन के ऊपर कंट्रोल लगाया जाएगा। तीसरा पॉइंट और भयंकर, प्राइस को फिक्स कर देती थी सरकार। अब एक बार बताओ, प्राइस को फिक्स करना इंडस्ट्रीज के लिए कभी कभार घाटे का सौदा भी हो सकता है। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए इंडस्ट्रीज की जितनी लागत आई हो, वो लागत ज़्यादा हो एज कंपेयर टू जो प्राइस सरकार ने फिक्स कर दी है। तो इंडस्ट्रीज अपने गुड्स जो है वो एक लॉस मेकिंग सिचुएशन के अंदर बेच रहे हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के सारे इंडस्ट्रियल गुड्स नहीं बिकेंगे। इकोनॉमी में जो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है जिन गुड्स का, सरकार ने एक लिस्ट जारी करती थी सरकार कि यही गुड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, इन्हीं गुड्स की नीड है, डिमांड है। यानी कि सरकार किसको रोक रही है? अगर फोर्थ पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, नहीं, सरकार यहां पर किसको रोक रही है? प्राइसेस को फिक्स कर और ये डिसाइड कर करके सिलेक्टेड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फ्री हैंड ऑफ मार्केट मैकेनिज्म को, डिमांड एंड सप्लाई को, ये अपने आप ही बैलेंस कर लेते हैं एक दूसरे को, अपने आप ही मैनेज कर लेते हैं। अपने आप ही डिसाइड हो जाता है ना कि एक प्रोड्यूसर ने जो गुड लाने का सोचा है, इंट्रोड्यूस करने का सोचा है, कस्टमर को अगर वो ज़्यादा लंबे समय तक पसंद नहीं आ रहे तो वो स्क्रैप हो जाएगा। आप लोग छोटे थे, मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस कर रखा कि नहीं कर रखा है। भारत के अंदर एक बार 2 साल के लिए ट्रेंड चला था, पेप्सी आई थी एक बारी, गोल्ड पेप्सी और ब्लू पेप्सी। पिए कभी आपने? मैं जब छोटा था मैंने पी थी। पिए कभी आप लोगों ने ब्लू पेप्सी और गोल्ड पेप्सी? है ना। अब क्या होता है, आप अगर अमेरिका में जाओ या फिर आप यूट्यूब पे अभी जैसे सर्च करना, तो आपको क्या होता है, गुंजन ये माइक बंद करो यार अपना, माइक से इरिटेट मत करा करो, मैं कोर्स से बाहर निकाल के फेंक दूंगा, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ मैं सबको। तो अमेरिका में क्या होता है कि अगर आप अमेरिका जाते हो, वहाँ पर ना एम्पल अमाउंट ऑफ टेस्ट एंड फ्लेवर्स की चीज़ें आपको मिलती हैं। जैसे अगर आप कुछ बॉलीवुड मूवीज़ देखो, ऑन अ रियलिस्टिक नोट अगर मैं आपको बताऊं, अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की एक मूवी आई थी बहुत साल पहले, उसको लगभग 15 साल हो चुके हैं। उस मूवी का नाम है हमको दीवाना कर गए। उस मूवी के अंदर अक्षय कुमार ओरियो बिस्किट खाते हुए दिखता है। अब 15 साल पहले हमारी इकॉनमी के अंदर ओरियो बिस्किट थे क्या? नहीं ना। आप अगर कोई वेस्ट की मूवी देखो जिसमें बॉलीवुड, मतलब वेस्ट की मूवी देखो या कोई बॉलीवुड की मूवी देखो जो कि बाहर जिसकी शूटिंग हो रखी है, आप यूट्यूब पे देखो, आपको देखने को मिलेगा कि बाहर ना मयूर क्या होता है, फैंटा मिरिंडा के, हम तो यही सोचते हैं कि फैंटा सिर्फ ऑरेंज कलर की होती है और मिरिंडा सिर्फ ऑरेंज कलर की होती है। ऐसा नहीं होता, बहुत सारे वैरायटी के कलर्स की पेप्सीज, मिरिंडास और फैंटास होती है। राइट, कभी आपने देखा हो ये चीज़? तो ब्लू कलर की, पिंक कलर की, ग्रे कलर की, बहुत सारे कलर्स की होती है वहाँ पर ड्रिंक्स। ठीक है, नहीं मिलती हैं ऑनलाइन, आपको नॉर्मल उस पर नहीं मिलेंगी, और वो बहुत हाई इंपोर्ट ड्यूटी के साथ मिलती हैं। जैसे कि चीटोस का पैकेट जो 10 रुपये का आता था, अब वो बंद हो गया है 10 रुपये वाला मिलना। अब 600 रुपये वाला सिंगापुरियन चीटोस आता है हमारे देश में। इंपोर्ट ड्यूटी की उसके ऊपर बहुत लगी रहती है। और ऐसे ही मैंने आपको एक वैसलीन का बताया था, पिंक कलर की पेट्रोलियम जेली वैसलीन के बारे में, वो भी 650-700 रुपये की पड़ती है। ठीक है, तो अब क्या है बात यहाँ पर, जब डिमांड एंड सप्लाई की होती है तो इकॉनमी में जब एक कस्टमर को, एक कंज्यूमर को जो गुड महंगा लगेगा या उसका टेस्ट बहुत टाइम तक उस चीज़ के लिए डेवलप नहीं होगा, वो वैसे भी स्क्रैप हो जाएगा। ब्लू पेप्सी वॉज नॉट अ सक्सेसफुल मिशन। ठीक है, अभी जैसे आप लोग उसको जानते होंगे, बहुत रिसेंट एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, एपी फिज को सब लोग जानते हो, है ना। एप्पल जूस जो होता है, आपने पिया भी होगा, तो है ना। उसकी अभी बीच में ना मयूर कुछ साल पहले एक ग्रेपो फिज और एक मैंगो फिज निकली थी। मतलब वो फ्रूटी का फ्लेवर और ग्रेप का फ्लेवर वाली भी निकली थी। वो मुश्किल से कुछ महीने चली थी, 2-4 महीने, और उसके बाद वो स्क्रैप कर दी गई थी क्योंकि कस्टमर का रिव्यू जो है वो बहुत बेकार आ रहा था उसको लेते हुए। अभी ऐसी एक रिसेंटली चीज़ चली है इकॉनमी के अंदर, वो टेस्टिंग मोड पर है। ब्रिटानिया वालों ने चिप्स और बिस्किट का कॉम्बिनेशन एक बनाया, उसको पोटैटास कहते हैं। 10 रुपये का मिलता है, कभी देखना, सर्च करना या कभी कहीं खाना, पोटैटास नाम होता है उसका। वो पोटैटो चिप्स और बिस्किट का कॉम्बिनेशन, अगर आप उसको खाओगे आंख बंद करके, आप पहली बार में किसी को ये, मतलब अगर आप बोलने के लिए बोलो तो वो पहचान नहीं सकता
कि मैं बिस्किट खा रहा हूं या चिप्स खा रहा हूं। वो बिस्किट और चिप्स का कॉम्बिनेशन से बने पोटैटोस 10 रुपए का आता है, ब्रिटानिया वालों ने निकाला है। अब ये टेस्टिंग मोड पे चल रहा है मार्केट के अंदर, ठीक है। तो डिमांड, अब ये जो जैसे मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल दिए, सब कुछ क्या है, फ्री हैंड ऑफ मार्केट मैकेनिज्म ही तो है। अगर डिमांड एंड सप्लाई मैच करेगा तो वो लगातार चलेंगे, नहीं करेगा तो वो विड्रॉ हो जाएंगे, ठीक है। तो रिफॉर्म पॉलिसीज जो कि इंट्रोड्यूस करी गई भारत के अंदर 1991 में, उसके बाद, तो इट रिमूव्ड मेनी ऑफ दीज रिस्ट्रिक्शंस जो कि इंडस्ट्रीज के ऊपर लगी हुई थी। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर दिया गया। अब ये चीज क्लियर है, ये लाइन क्रिस्टल क्लियर आज आपको बता रही है, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर दिया गया। तो अब क्या ये बोलोगे कि लाइसेंस बहुत आसानी से अब मिल जाते थे, या फिर लाइसेंसिंग की लाइसेंसेस को अब इतना ज़्यादा ओवर रेगुलेट नहीं करा जा सकता था? हमारा आंसर क्या है, लाइसेंसेस को अबॉलिश ही कर दिया गया फॉर ऑलमोस्ट ऑल बट प्रोडक्ट कैटेगरीज। सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज के लिए उसको अबॉलिश कर दिया गया, लेकिन कुछ जो प्रोडक्ट कैटेगरीज जो थे उनके लिए रखा गया। वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज थी, कौन कौन सी इंडस्ट्रियल कैटेगरीज थी, वो ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। एल्कोहल, सिगरेट्स, हजार्डस केमिकल्स। हजार्डस केमिकल्स के अंदर आपके वो सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे हार्पिक जैसे चीज़ें हो गए, टॉयलेट क्लीनर्स हो गए, फिनाइल हो गया, कुछ एसिड भी आते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, इसके अंदर इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स के अंदर इवन वो फैक्ट्रीज भी कवर होती है जो कि पटाखे बनाती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस एंड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, ये कौन से ड्रग्स की बात हो रही है? चरस, गांजा, कोकीन, हीरोइन, ब्राउन शुगर, दवाई, ठीक है। अब इन इंडस्ट्रीज के लिए आज भी आपको लाइसेंस चाहिए पड़ता है कि नहीं चाहिए पड़ता है, बताओ? फार्मासिस्ट की दुकान आप खुद खोलकर बैठ जाओगे? एक बंदा है जो किसी की फार्मेसी पे काम करता है, 20 सालों से काम कर रहा है, आपने उसको बोला मैं तेरे को डबल सैलरी दूंगा, मैं एक फार्मेसी खोल रहा हूं, तू तो सारी दवाइयां पहचानता है, मेरी दुकान पर आके काम करने लग जा। ऐसे कोई खोल सकता है फार्मेसी की दुकान? प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि नहीं चाहिए होता आपको उसको खोलने के लिए? हजार्डस केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इनके लिए आज भी लाइसेंस आपको चाहिए पड़ता है। बाकी और सेक्टर्स के लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग वाज अबॉलिश्ड। ओनली इंडस्ट्रीज विच आर नाउ रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर, मतलब अब वो इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं जहां पर आपको इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व है। वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं, इसकी कैटेगरी भी आपको याद रखनी पड़ेगी, वेरी इंपॉर्टेंट। डिफेंस इक्विपमेंट, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन, रेलवे ट्रांसपोर्ट, ये वो इंडस्ट्रीज है जिनका मालिकाना हक कंप्लीट तरीके से सरकार के पास है। तो मैनी गुड्स प्रोड्यूस बाय स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव नाउ बीन डी रिजर्व। डी रिजर्व का मतलब क्या है? आपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के गुड्स के कंटेक्स्ट में रिजर्वेशन का नाम कब सुना था? जब उनका गठन हुआ था कार्वे कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद, पढ़ा था ना हमने। कुछ जो गुड्स हैं ये बोला गया था वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही बना सकते हैं बिग फर्म्स के साथ, ताकि उनको कंपीट ना करना पड़े। मैंने बताया था ना, विद इन डोमेस्टिक इकोनॉमी कंपटीशन को बेसिकली रोका गया था, रिस्ट्रिक्ट करा गया था कि छोटे छोटे फर्म्स को बड़े बड़े फर्म से कंपीट ना करना पड़े, ठीक है। ये चीज क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स की। फाइनेंशियल सेक्टर जो है इट इंक्लूड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सच एज कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, स्टॉक एक्सचेंज ऑपरेशंस एंड फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। और श्रेया याद है ना, स्टॉक मार्केट हमारे देश में पहले भी चलता था, लेकिन हमने जैसा कि मनी एंड बैंकिंग और फाइनेंशियल मार्केट वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा था, हर्षद मेहता के केस के बाद 1991 या 1992 के पास प्रॉपर तरीके से
स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेशन बोर्ड स्टैब्लिश होता है सेबी के नाम से, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, राइट। फाइनेंशियल सेक्टर इंडिया के अंदर रेगुलेट करा जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट ऑपरेशंस किसके द्वारा रेगुलेट करे जाते हैं? सेबी के द्वारा। तो राइटर आपसे बोल रहे हैं कि यू मे बी अवेयर दैट ऑल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया आर रेगुलेटेड थ्रू वेरियस नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द आरबीआई। ये सेम क्वेश्चन यूपीएससी के प्रिलिम्स में आया था, साल एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, 2018 या 19, कि भारत के अंदर सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेगुलेट करने वाली एजेंसी कौन है। तो उन्होंने कुछ ऐसा ऑप्शन दिया था, फाइनेंस मिनिस्ट्री, आरबीआई, ऐसे करके 2-4 ऑप्शंस में कंफ्यूज करा था, फिर बोला था 1 and 2 ओनली, 1 ओनली, 3 ओनली, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव, ऐसा कुछ करके। तो उसका आंसर है आरबीआई। ये लाइन याद रखना, मतलब इससे डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है कि फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, बस इतना करके यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था और उसके बाद ऑप्शन पुट कर दिया था। डायरेक्टली ये क्वेश्चन यहां से निकला था, इस वाली लाइन से डायरेक्टली, ठीक है। तो भारत के अंदर सभी बैंक्स और दूसरे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर रेगुलेटेड थ्रू वेरियस नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस ऑफ आरबीआई। आरबीआई डिसाइड करता है अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक्स कैन कीप विद देमसेल्व्स, कितना वो पैसा अपने पास रख सकते हैं। इंटरेस्ट रेट को फिक्स करता है, एंड बैंक जो हैं वो कितना लोन दे सकते हैं अपने कस्टमर्स को या दूसरे सेक्टर्स को, इसको रेगुलेट करता है। तो वन ऑफ द मेजर एम्स ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या था कि आरबीआई के रोल को हमें रिड्यूस करना है, और कहां से कहां तक लेकर जाना है, फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। फाइनेंशियल सेक्टर को वो रेगुलेट ना करे, उसको फैसिलिटेट करे, और उसको फैसिलिटेट करने के लिए उसको कुछ मेजर्स को लिबरलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो आरबीआई का मकसद बेसिकली ये चुना गया कि उसका जो रोल है वो चेंज होना चाहिए फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। दिस मीन्स दैट फाइनेंशियल सेक्टर में बी अलाउड टू टेक डिसीजंस ऑन मेनी मैटर्स विदाउट कंसल्टिंग द आरबीआई, ठीक है। आरबीआई बस एक मोटा मोटी पॉलिसी डायरेक्टिव दे दे, बता दे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को करना क्या है। अगर उन्होंने इसके दायरे के बाहर जाकर काम करा तो उनके ऊपर पेनल्टी लगेगी, या आरबीआई फिर उनको क्लोजली मॉनिटर करेगा। तब तक आरबीआई उनको इंडिपेंडेंट तरीके से अनुमति दे कि जैसे उनको चलाना है अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, वो वैसे चला सके। लेकिन आरबीआई ये भी इंश्योर करे कि कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डूबे ना, स्पेशली अगर बहुत ज़्यादा जनता का पैसा उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर बैंक डूबते हैं तो बैंकिंग हैबिट लोगों की बिगड़ जाती है। ये वाला भी क्वेश्चन पूछा था ना श्रेया, यूपीएससी ने प्रीलिम्स के अंदर, है ना। बैंकिंग हैबिट भी उनकी बिगड़ जाएगी, और जब कोई भी एक बैंक डूबता है या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डूबता है तो लोगों का ट्रस्ट वहां से खो जाता है और लोग अपने डिपॉजिट्स निकालने लग जाते हैं वहां से, विच इज नॉट गुड फॉर हेल्दी इकॉनमी। अगर हमें अपनी इकॉनमी को हेल्दी रखना है, हेल्दी बनाना है, तो वो सही नहीं माना जाता है। फिर जो रिफॉर्म पॉलिसीज जो इंट्रोड्यूस करी गई, इट लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और प्राइवेट सेक्टर बैंक दो तरीके के आए थे, ये वाली बात हम पढ़ते हैं ना श्री नितिन सिंघानिया की बुक में, इंडियन प्राइवेट बैंक्स एंड फॉरेन प्राइवेट बैंक्स। ये इसका जो बैकग्राउंड है वो यही है, ठीक है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक्स वाज रेज्ड टू अराउंड 74%। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन बैंक्स वाज रेज्ड टू अराउंड 74%। बाहर के देशों का कितना पैसा इंडियन बैंक्स में जमा हो रहा है, वो लिमिट जो है वो 74% कर दी गई है। एक प्रकार से हम देखो, इसको क्लियरली तो ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन एक प्रकार से एफडीआई और एफआईआई का आगमन शुरू हो रहा है, जिसको अभी नीचे लिखा भी हुआ बोर्ड में, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारत के अंदर अलाउ कर दिए गए आने के लिए कि आप आओ और हमारे देश में निवेश करो, इन्वेस्ट करो अलग अलग सेक्टर्स के अंदर, फाइनेंशियल सेक्टर्स के अंदर। दोज बैंक्स विच फुलफिल सर्टेन कंडीशंस have been given freedom to set up new branches without the approval of RBI, और existing अपनी ब्रांच की नेटवर्क वो कैसे रजिस्ट्रेट कर सकते हैं, ये आज़ादी उनको दी गई। दो बैंक्स हैव बीन गिवन परमिशन टू जनरेट रिसोर्सेज फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड, सर्टेन मैनेजरियल एस्पेक्ट्स हैव बीन रिटेन्ड विद द आरबीआई टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द अकाउंट होल्डर्स एंड द नेशन। क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया, आरबीआई
ने ऐसा नहीं करा कि टोटल तरीके से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बैंकिंग सेक्टर से अपना रुख मोड़ लिया। आरबीआई को कदम कदम पर डर लगता है लोगों की बैंकिंग हैबिट ना बिगड़े। पहली बात तो यहाँ पर इस जमाने के अंदर बैंकिंग हैबिट तो छोड़ो, बैंकिंग हैबिट बनानी थी, बिगड़ने की बात तो बाद में है। और जब आरबीआई का रूल ही यही है कि फाइनेंशियल सेक्टर भारत के अंदर रेगुलेट इसके द्वारा करा जाता है, हाँ वो कहने के लिए लिख दिया जाता है कि फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर इसको एक्ट करना है, लेकिन जितना कैजुअली श्रेय यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरबीआई जो है वो अनुमति दे देगा कि बैंक को कैसे या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को कैसे ऑपरेट करना है, वो अपनी मर्जी से काम कर सकें, आरबीआई उन पे ज़्यादा कड़ी बंदिशें नहीं अपनाएगा, ऐसा प्रैक्टिकली होता है क्या? नहीं होता ना। अभी जैसे आरबीआई ने कुछ कड़े कदम उठाए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के खिलाफ, है ना, और उससे पहले जब येस बैंक डूबा था तब आरबीआई बहुत सतर्क हो गया था, चौकन्ना हो गया था। वो इसलिए क्योंकि आरबीआई ऐसा नहीं कि वो कमर्शियल बैंकों का इंटरेस्ट का प्रोटेक्टर है, प्रमोटर है। उसको ये चाहिए कि जनता का पैसा ना डूबे कैसे भी करके, ठीक है। तो दो बैंक्स हैव बीन गिवन परमिशन टू जनरेट रिसोर्सेज फ्रॉम इंडियन अब्रॉड, certain managerial aspects have been retained with the RBI to safeguard the interest of the account holders and nation. Foreign institutional investors जो थे such as merchant bankers, mutual funds and pension funds, they are now allowed to invest in Indian financial markets. और यहां से शुरुआत होती है म्यूचुअल फंड्स की। म्यूचुअल फंड क्या होता है? पेंशन फंड तो आप जानते हो ना कि आप कुछ कुछ पैसा इतने इतने साल तक उसके अंदर डालते रहो, सामने वाली पार्टी भी जितना पैसा आप डाल रहे हो उतना पैसा डालती रहती है, या फिर डिपेंड करता है क्या स्कीम चलती है क्या नहीं चलती है। और एक फिक्स मेच्योरिटी टाइम पीरियड के बाद ऑब्वियस बात है जवानी से आपकी पेंशन नहीं बन जाएगी। जब आप एक सेकंड जब आप एक पर्टिकुलर एज जो है वो वहां तक अगर आप पहुंच जाओगे, उसके बाद आपको लाइफ टाइम तक फिर वो पैसा मिलता रहेगा, डिपेंडिंग कि आपने कितना पैसा जमा करा था, ठीक है। तो ये म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हाँ, एक्चुअली कंपनी पर्सन नहीं बनाता है, वो तो मैंने बताया था कि मैं आपको म्यूचुअल फंड खुद का बनाना सिखा सकता हूँ, ठीक है। म्यूचुअल फंड कंपनी क्या करती है कि वो एक बास्केट बनाती है, जैसा कि शेर और मयूर ने कहा, ठीक है। अब उस बास्केट के अंदर ऐसा होता है कि उन्होंने कुछ एक अच्छी अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स चुन रखे होते हैं, कुछ कमोडिटी चुन रखी होती हैं, लाइक गोल्ड, सिल्वर, इनके ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, ऑनलाइन गोल्ड ऑनलाइन सिल्वर होता है। फिर और हो सकता है कि और चीजें चुन रखी हो, लाइक क्रिप्टोस, फिर कुछ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ऐसे करते करते वो कंपनी हमें यह बताती है कि इस बास्केट के अंदर अगर आप पैसा डालोगे तो हम आपका पैसा 50% यहां पर, 5% यहां पर, 25% यहां पर, 15% यहां पर, 5% यहां पर, ऐसे करके कुछ लगाएंगे। और जब इन सबकी वैल्यू बढ़ेगी, गोल्ड बढ़ा, सिल्वर बढ़ा, क्रिप्टोस बढ़े, ईटीएफ डाउन है, स्टॉक्स डाउन है, ये तीन मिलकर आपको ओवरऑल प्रॉफिटेबल ही बनाएंगे। अब होता क्या है, म्यूचुअल फंड्स में बास्केट जो चुनी जाती है वो बहुत वैरायटी ऑफ चीजों की चुनी जाती है, इसलिए आपकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत धीरे धीरे स्लोली होती है। और जो फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज रखता है वो अपना म्यूचुअल फंड खुद बना सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का मैंने आपको आइडिया दे दिया कि आप अपना पैसा खुद डिसाइड कर लो कि आपको किसमें कितना लगाना है, कहां लगाना है। अब जैसे मुझे मान लो स्टॉक मार्केट से फायदा हुआ,
ये जैसे होता है। मेरा प्लान ये कहता है इन्वेस्टमेंट का कि अगर मुझे पैसे को अपने दोबारा रोटेट करना है, मान लो मैंने किसी क्रिप्टोज के अंदर, किसी चीज़ के अंदर कुछ इन्वेस्ट कर रखा अमाउंट और मेरा प्रॉफिट है 1 करोड़ प्लस। सबसे पहले आंखें बंद करके, अगर ये मेरा प्रॉफिट है, इस पूरे अमाउंट को छेड़ने से पहले मैं 75 लाख का क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसकी गोल्ड ज्वेलरी बनवा लूंगा। अब घर पे चाहे उसको मम्मी पहने, मेरी बीवी पहने, मेरी बंदी पहने, उससे फर्क नहीं पड़ता, गोल्ड ज्वेलरी बनवा दूंगा मैं 75 लाख का, डॉट डॉट टू डॉट। वो इसलिए क्योंकि बाकी सारे एसेट्स में से जो गोल्ड है वो मुझे पता है दुनिया में लिमिटेड है, मिल भी जाएगा कल को, अगर उसकी खदानें मिल भी गई तो वो फिर भी ऐसा नहीं मिल जाएगा कि भंडार होता उड़ने लगेगा, ये कल को वो आसमान से बारिश की तरह टपकने लगेगा। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। तो मुझे तो मेरी बेसिक थ्योरी ये कहती है कि भाई जिसकी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसका कॉस्ट बढ़ेगा। और ये बहुत सेफ एसेट है क्योंकि दुनिया भर में इसको हर कोई खरीद लेगा, क्राइसिस के टाइम पर, किसी भी और टाइम पर। और जबकि कोई भी आपदा अगर आ गई, इसका रेट तो दिन दुगना रात चौगना हो जाएगा। सबसे बेस्ट तो ये कि अच्छे वक्त में तो उसका रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जब बुरा साया मंडराएगा देश पर, कोविड जैसी हालात या वो करके, तो ये और रेट का हो जाएगा। और बाकी 25 लाख जो है उससे फिर पर्सन जो मर्जी करे, अपने शौक पूरे करे, री इन्वेस्ट करे अपने अमाउंट को, कुछ भी करो उससे। ऐसे काम करते हैं ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज और स्टॉक एक्सचेंज पोर्टफोलियो मैनेजर्स। ये काम होता है इनका। और आप इसी आइडिया को, आपके पैसे को सही जगह पर ठिकाने लगाने के लिए आपसे कुछ कमीशन चार्ज करते हैं। ये चीज होती है। फिर आते हैं टैक्स रिफॉर्म्स। टैक्स रिफॉर्म्स जो है, दे आर कंसर्न विद द रिफॉर्म्स इन द गवर्नमेंट्स टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसीज, जिसको कलेक्टिवली हम लोग बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। श्रेया, क्या फर्क होता है फिस्कल पॉलिसी शब्द में और मॉनेटरी पॉलिसी में? यस, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की होती है, मॉनेटरी आरबीआई की होती है। दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। श्रेया, बिना देखिए बताओ जरा, आसान भाषा में समझाओ, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इंसिडेंस और बर्डन बेसिकली सेम पर्सन पे फॉल करता है, यानी कि जो लायबिलिटी टू पे टैक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे टैक्स, ठीक है, वो सेम पर्सन पर है। हमें ही जाकर फाइल करना पड़ेगा आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है लेकिन बर्डन किसी और के ऊपर है, कोई और पे करेगा। जैसे आप और मैं मूवी देखने गए, है ना, तो हमने जो टिकट ली उसके अंदर हमारा जो जीएसटी वगैरह या जो सर्विस टैक्स है, चार्ज है, वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। वो झंझट हमें नहीं है कि अपन बोले कि अच्छा गवर्नमेंट वेट करो, अभी हम इनकम टैक्स के ऑफिस होकर आते हैं, पहले ये टैक्स भर कर आते हैं, है ना। वो मूवी हॉल वाले अपनी साइड से खुद पे कर देंगे उसको, राइट। तो डायरेक्ट टैक्सेस जो है, इट कंसिस्ट ऑफ टैक्सेस और इनकम्स ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। सिंस 1991 देयर हैज बीन अ कॉन्टिन्यूस रिडक्शन इन द टैक्सेस ऑन इंडिविजुअल इनकम्स, क्योंकि ये देखा गया था हाई इनकम टैक्स अगर कर दिया जाए तो ये लोगों के मन में एक रीजन हो जाता है इसका टैक्स एवेजन का, कि हमें टैक्स पे करना ही नहीं है। इसलिए आप हर साल के बजट को देख लो, चीजें महंगी हो रही हैं, देश आगे बढ़ रहा है, वक्त और जमाना आगे बढ़ रहा है, लेकिन टैक्स स्लैब उतनी लिबरलाइज हो जाती है। लास्ट बजट में शेयर टैक्स स्लैब कितना था, कितने वाले इनकम तक को कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना था, 5 लाख वाले तक को। इस साल वो कितना कर दिया गया है? 7 लाख। अब कुछ भी कह लो, चाहे भाई इलेक्शन ईयर है, कुछ भी है, सरकार को इस चीज से घाटा तो है ही ना। लेकिन सरकार ये सोचती है कि कैसे ना कैसे करके कुछ तो पैसा आ ही रहा है, कम से कम लोग चोरी तो नहीं करेंगे टैक्स की, भागेंगे तो नहीं। तो इट इज नाउ वाइडली एक्सेप्टेड एट, अगर मॉडरेट रेट रखा जाए इनकम टैक्स का तो वो इंकरेज करता है सेविंग को, और लोग वॉलंटरी तरीके से अपनी इनकम को डिस्क्लोज करने के लिए मान जाते हैं, रेदर देन कि अपनी इनकम को घुमा फिरा के कन्वर्ट करना, ब्लैक पैसे को वाइट में कन्वर्ट करना। तो वो एक तो सेविंग भी इंकरेज करता है कि लोग फिर बचा भी पाते, लोगों को लगता है इतना पैसा अभी तक फालतू में टैक्स वगैरह में जा रहा था हमारा,
अब कम से कम हमारी बचत होगी। फिर रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स, क्या डिफरेंस होता है ईशा इनकम टैक्स और कॉर्पोरेशन टैक्स में? श्रेय क्या होता है कॉर्पोरेशन टैक्स? किसके ऊपर लगता है? जो कंपनीज होती हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ श्रेया, अगर आपकी और मेरी कोई कंपनी है तो अपन को कॉर्पोरेशन टैक्स देना पड़ेगा? आप और मैं दोनों उसके मतलब डायरेक्टर्स हैं, उस कंपनी को चला रहे हैं, मालिक हैं। पहले बताओ, कॉर्पोरेशन टैक्स देना पड़ेगा? कंपनी हमारी है, हाँ, भला हम कंपनी के नाम से कॉर्पोरेशन टैक्स भी देंगे और पर्सनल अपना इनकम टैक्स भी भरेंगे, बिल्कुल। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि हमने इनकम टैक्स भर दिया तो मैं ये क्यों भरूं, है ना? तो सरकार बोल रही है कि मयूर, हमने कहा था आपसे कंपनी चलाने को, है ना? तो रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स विच वॉज वेरी हाई अर्लियर हैज बीन ग्रेजुअली रिड्यूस। इसने और किस चीज का माहौल अच्छा बना दिया, लिबरेज कर दिया? प्राइवेट सेक्टर के आगमन का, इंडस्ट्रीज और आसानी से सेटअप होगी। तो यानी कि देख रहे हो माहौल इंडस्ट्रीज के लिए श्रेया कैसे कैसे और अच्छा और अनुकूल बनाया जा रहा है। लाइसेंसिंग परमिट कोटा सिस्टम हट गया, है ना? सरकार जितनी इंटरफेरेंस दिखा रही थी वो हट गई। ऊपर से कॉर्पोरेशन टैक्स जैसी चीजें हैं उसके रेट को रिड्यूस कर दिया गया। एफर्ट्स हैव आल्सो बीन मेड टू रिफॉर्म द इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि वो टैक्सेस विच आर लेवाइड ऑन कमोडिटीज, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कॉमन नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो 2016 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक लॉ पास करा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2016। इसके लिए श्रेया हमें क्या संविधान का संशोधन करना पड़ा, अमेंडमेंट करना पड़ा? यस। तो मयूर कौन सा अमेंडमेंट हटाता है इसके लिए, जीएसटी को लाने के लिए? 101st, ठीक है। टू, हाँ, हाफ ऑफ द कंसेंट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के साथ, क्योंकि ये कौन से फेडरलिज्म को प्रभावित कर रहा था? फिस्कल फेडरलिज्म। गुड। To simplify and introduce a unified indirect tax system in India. This law came into effect from July 2017. And this is expected to generate additional revenue for government, reduce tax evasion. Tax evasion क्या होता है भाई का? टैक्स की चोरी, ठीक है? And create one nation, one tax, one market. तो another component of reform in this area is simplification. So in order to encourage better compliance on the part of taxpayers, many procedures have been simplified and the rates also substantially lower. MSMEs जो होती हैं, ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, वहां पर भी उनकी पॉलिसी को, उनकी अप्रोच को, मतलब उनकी पॉलिसी नहीं, जैसे किसी भी स्टार्टअप की अप्रोच को अगर हमें वो करना है कि उनके गुड्स इंटरनेशनली बिकें और वो आसानी से सेटअप हो सकें, है ना? तो उनके लिए जो लाइसेंसिंग सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा लिबरलाइज करा गया कि नहीं करा गया? पढ़ा था श्री हमने ऐसा कुछ? सरकार मदद करने सामने आई है ना? और उनका जो पहले जो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था ये भरने में, वो भरने में, सब कुछ फाइल करने में, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया गया है, पोर्टल्स आ गए उसके लिए, बिल्कुल। फिर हम बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स की। क्या होता है फायका फॉरेन एक्सचेंज? फॉरेन करेंसी। और फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस कैसे हुआ था हमारे पास 1991 से पहले, एलपीजी रिफॉर्म्स के आने से पहले? क्या याद है आपको? जो बिल था वो हम लोग इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से चुका रहे थे, जो कि बिल्कुल नाम मात्र के बराबर रह गए थे, क्योंकि एक्सपोर्ट हो नहीं रहा था तो वो पैसा आता नहीं था। और स्पेशली कौन से प्रोडक्ट जो कि रेगुलर नेचर का है उसका इंपोर्ट सफर कर रहा था, क्या नाम पड़ा था हमने उसका? श्रेया, कौन से ऐसे नेचुरल नेचर ये नेचुरल, हाँ, पेट्रोलियम,
रेगुलर नेचर का प्रोडक्ट, वो तो आना ही है ना। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिफॉर्म इन द एक्सटर्नल सेक्टर वाज मेड इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट 1991 के अंदर एज एन इमीडिएट मेजर टू रिजॉल्व द बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। rupee was devalued against foreign currencies. This led to an increase in the inflow of foreign exchange. अब रूपी डिवैल्यू हो गया अगेंस्ट फॉरेन करेंसीज का मतलब क्या हो गया? बाहर के लोगों के लिए इंडिया का सामान सस्ता हो गया कि महंगा हो गया? सस्ता हो गया। तो वो ज्यादा खरीदेंगे कि नहीं? एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा कि नहीं? इससे बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो बदले में हमें क्या मिलेगा? फॉरेन एक्सचेंज मिलेंगे। ठीक है। इट ऑल्सो सेट द टोन टू फ्री द डिटर्मिनेशन ऑफ रूपी वैल्यू इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट फ्रॉम गवर्नमेंट कंट्रोल। अब ये भी फ्री हैंड ऑफ मार्केट मैकेनिज्म की वजह से होता है। मैंने करेंसी के कुछ पेयर्स दिखाए थे आपको कुछ महीने पहले, जब हम नितिन सिंघानी के लेक्चर्स कर रहे थे। श्रेया याद है? करेंसी की हमेशा जो वैल्यू होती है किसी और करेंसी के साथ पैग होती है, जैसे यूएसडी आईएनआर है ना, यूएसडी पाउंड, यूएसडी येन, ऐसे करके आईएनआर येन, आईएनआर पाउंड। हमेशा दो फॉरेक्स की जो करेंसी की वैल्यू होती है वो हमेशा ऐसे तराजू की तरह बैलेंस करी जाती है ना। ठीक है। तो पहले ये चीज ना गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल करी जाती थी। अब ये फ्री हैंड ऑफ मार्केट मैकेनिज्म की वजह से क्या होता है? फायका कितना डॉलर कितने रुपए में मिलेगा, ये वैल्यू कब कब चेंज होती है? कितने रुपए में कितने डॉलर आ जाएंगे, कितने पाउंड आ जाएंगे, कितने येन आ जाएंगे, कितने चाइनीज रेनमिन भी आ जाएंगे, ये वैल्यू कब कब चेंज होती है? डेली होती है। कह रही मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं है, मैं वैसे पूछा था, ट्राई करा करो। डेली होती है, डेली। गोल्ड का रेट कब कब चेंज होता है ईशा? डेली। और आज में किसकी वजह से पॉसिबल होता है, ऐसा क्यों? डेली कौन आके अनाउंस करता है कि आज डॉलर इतना, इतने रुपए का, पाउंड इतना? बताओ। मार्केट मैकेनिज्म अपने आप डिटरमाइन कर लेते हैं, कोई अनाउंस नहीं करता आकर। ठीक है। जैसे क्या होता है, अगर आप कभी सोनार के पास ज्वेलरी वगैरह बनवाने जाओ और आपको वो पसंद आ जाए और किसी वजह से अगर आप आज पेमेंट ना कर सको, आप उससे बोलो कल सुबह जैसी आपकी दुकान खोलेगी हम ये ले जाएंगे, डोंट वरी। तो पर्सन वो ये नहीं कहता कि सुबह तक ये बिक जाएगा, वो आपसे क्या कहता है? मैडम या सर आप एक टोकन मनी रखवा जाओ। कहता है। क्यों कहता है? हो सकता है कल सुबह जब आप हमारे पास आओ तब ये 2,000 रुपए महंगा भी हो जाए और ये भी हो सकता है कि 2,000 रुपए सस्ता भी हो जाए। लेकिन अगर महंगा हुआ तो आपको फिर महंगा पड़ेगा। तो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उस वैल्यू को हम बियर कर लेंगे। आपके टोकन मनी रखवाने से होगा क्या? दुकानदार आपको, सोनार आपको, ज्वेलरी के शॉप वाला आपको ये सुनिश्चित कर देता है कल को जो भी रेट चल रहा है उसको, मार्केट कितनी भी वॉलेटाइल हो जाए, डबल रेट का हो जाए गोल्ड, हम आपको एक प्रॉमिस करते हैं कि आपको जो आज शाम को ये रेट जो चल रहा है वो उतने का ही मिलेगा कल आपको। हाँ, ऑप्शन खरीद लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि ये जो कमोडिटीज होते हैं, एसेट्स होते हैं, कभी कभार वॉलेटाइल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। मार्च में मान लो ईशा आपने और मैंने क्रूड ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे होते। ठीक है। क्रूड ऑयल के, कच्चे ऑयल के कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे होते हैं। अप्रैल में उनका दाम बढ़ जाता कि गिर जाता? मयूर वो बैठ के सोच रही है कि मैं क्या जानूं ट्रेडिंग तुम्हारी। अरे नॉर्मल सी बात बताओ ना, ट्रेडिंग को छोड़ो, दुनिया में क्या चल रहा है अभी? अप्रैल महीने के अंदर क्या हुआ? किसकी वॉर? ईरान और इसराइल की। गल्फ कंट्रीज एक्टिवेट हो गई कि नहीं हो गई? और जब भी गल्फ कंट्रीज के अंदर किसी भी चीज का
युद्ध होता है या पैनिक सिचुएशन होती है, सबसे पहला असर कौन सी कमोडिटी है, कौन सी चीज के ऊपर पड़ता है? क्रूड ऑयल। इसलिए कहते हैं कि अगर आप कच्चे तेल के कॉन्ट्रैक्ट्स ले लो, गोल्ड परचेज कर लो ऑनलाइन, सिल्वर ले लो, ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। बाकी सब क्रिप्टो स्टॉक्स तो लगा रहता है कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लेकिन ये ऐसी चीज है कि शॉर्ट टर्म के अंदर भले ही आपको गिरती हुई दिखे, लेकिन जब आपको ये माइनस दिखे, भर भर के अंदर इनके अंदर पैसा डालो, भर भर के। लॉन्ग टर्म के अंदर कभी आपको धोखा नहीं दे सकती, कभी भी, क्योंकि जो चीज लिमिटेड रह गई है, जो वॉलेटाइल, जो नॉर्मल सिचुएशन में बढ़ेगी बढ़ेगी, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में और ज्यादा बढ़ जाएगी, तो फिर क्या हर्ज है इसको लेने। तो नाउ मोर ऑफन देन नॉट मार्केट्स डिटरमाइन एक्सचेंज रेट्स बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्री हैंड ऑफ मार्केट मैकेनिज्म। फिर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, जस्ट अ मिनट, ये पॉइंट 5 है। लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिजीम वॉज इनिशिएटेड ताकि हमारी इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड ऑल्सो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी इनटू इकोनॉमी। अभी तक हम क्या कर रहे थे? इस इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस से अपनी डोमेस्टिक इंडिजिनस इंडस्ट्रीज को बचा रहे थे, राइट? एम क्या था? एम वॉज टू प्रमोट द एफिशिएंसी ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज एंड एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज। ये काम शुरू से ही कर देते तो आज हम चाइना जैसे होते। ठीक है, क्योंकि दरवाजे ही बंद कर लिए थे इकोनॉमी के, तो इकोनॉमी में कुछ आता ही नहीं था और हमें टेक्नोलॉजिकल नो हाउ पता ही नहीं था कि चल क्या रहा है देश विदेश के अंदर। तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया वॉज फॉलोइंग अ रिजीम ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स की। इतनी क्वांटिटी से ज्यादा बाहर का सामान हमारे देश में नहीं आएगा। दिस वॉज इनकरेज थ्रू टाइट कंट्रोल ओवर इंपोर्ट्स एंड बाय कीपिंग द टैरिफ्स वेरी हाई। ये जो पॉलिसी थी, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की एफिशिएंसी रिड्यूस होती थी, कॉम्पिटिटिवनेस रिड्यूस होता था, विच लेड टू स्लो ग्रोथ ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब रिफॉर्म्स क्या क्या है? ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स एम्ड एट डिसमेंटलिंग ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। बाहर माल जाए भी बहुत ज्यादा, और बाहर से अगर माल आ रहा है तो वो आए भी बहुत ज्यादा। रिडक्शन ऑफ टैरिफ रेट्स, इंपोर्ट्स महंगे ना हो। जब हम किसी कंट्री के गुड्स को अपने देश में इन्वाइट करेंगे तो वो भी फिर सामने वाली कंट्री भी जो उनके देश में इंपोर्ट ड्यूटीज लगती होंगी, जो टैरिफ रेट्स लगते होंगे, उसको कम करेगा वो देश। एंड रिमूवल ऑफ लाइसेंसिंग प्रोसीजर्स फॉर इंपोर्ट्स। अगर आपको बाहर से सामान मंगवाना है तो लंबी चौड़ी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ता था, एक प्रोसीजर कंप्लीट करना पड़ता था, जो कि उस गुड को और महंगा और टाइम कंज्यूमिंग बना देता था। वो अलग ही सरदर्दी थी, सरकार ने हटा दी। आज के समय में कोई मुश्किल बड़ी बात है क्या कि आप Amazon.com से भी कोई सामान मंगवा सको? नहीं ना। इंपोर्ट लाइसेंसिंग को अबॉलिश कर दिया गया। हाँ, मतलब आप ये कह सकते हो कि हर तरीके के लाइसेंसिंग सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया। इट वॉज अबॉलिश एक्सेप्ट अगर दूसरे देशों से कुछ हजार्डस मटेरियल्स या गुड्स नहीं आ रहे हैं और इन्वायरमेंटली सेंसिटिव जो इंडस्ट्रीज हैं उनके द्वारा कोई माल प्रोड्यूस करके नहीं आ रहा है। तो quantitative restrictions on imports of manufactured consumer goods and agriculture products, it was fully removed from April 2001. Export duties have been removed ताकि हमारी इंडियन गुड्स की कॉम्पिटिटिव पोजीशन बढ़े इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट्स में मेड इन इंडिया गुड्स दिखें। तो ये दोस्तों हमने डिटेल में ही कवर करा लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के अंतर्गत। और उसमें से भी अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स में 3 मेजर्स आते हैं। एलपीजी, तो एल वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।